नमस्ते। हमारे सभी दर्शकों को सादर नमस्ते। जो भी ये फीजी विशेषांक का कार्यक्रम देख रहे हैं, उसमें आप सभी का स्वागत। मित्रों, जो व्यक्ति जिस देश में रहता है, वहाँ की संस्कृति को देखता, परखता है, समझता है, वहाँ के लेखकों से, साहित्य से, संस्कृति से जुड़ता है, वो उस धरती की मिट्टी की खुशबू को पहचानता है। और आज फीजी विशेषांक के लिए फीजी की मिट्टी की महक को पहचानने वाले एक बहुत विद्वान व्यक्ति, बहुत पारखी व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं और वो हैं डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी। सुरेश ऋतुपर्ण नमस्कार। जी एक जाना पहचाना नाम है। सर, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। अम, कहिए, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक सर। मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ यहाँ जुड़ पा रहे हैं और लोग आपको देख और सुन पाएंगे जब वो फीजी के विशेषांक में चीजों को पढ़ेंगे, लेखकों को पढ़ेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात यह है सर कि प्रवासी हिंदी जगत विस्तृत है, बड़ा है, बहुत सारे उसमें मणि और रत्न छिपे हुए हैं, लेकिन उन रत्नों को और मणियों को निकाल करके पूरे हिंदी जगत के सामने लाने के काम करने की जरूरत है। और जो आप जिस काम में लगातार पूरे जीवन आप उस काम में लगे हुए हैं, इसके लिए सबसे पहले तो सर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपके कामों ने हम जैसे लोगों को एक दिशा दिखाई है, हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। सर, आप निरंतर जापान में रहे, तो आप ट्रिनिडाड में थे तब भी, फिजी से जुड़े तब भी, आप हर जगह जहाँ पे भी रहे वहां आपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन करवाए, लोगों को बढ़ाया आगे। और अभी भी हिंदी जगत से आप पत्रिका के माध्यम से आप लोगों को सामने लेकर आ रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो प्रश्न मैं आपसे आपके बारे में करती हूँ और फिर उसके बाद हम फीजी की तरफ चलते हैं। तो सर, आपने जब जैसे भारत से बाहर, आप हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे और आपने जब भारत से बाहर कदम रखा, तो आपको उस समय का प्रवासी, आज से इतने सालों पहले, करीबन मेरे ख्याल में 25 साल तो हो ही गए होंगे सर, आप बाहर निकले होंगे जब भारत से। तो 65 से आप मेरी प्रवासी यात्रा की कहानी जोड़ सकती हैं। सन तो सन 65। 65 से अगर कहें तो लगभग 55 साल हो गए। वाह। और ये कहानी बड़े अनायास तरीके से शुरू हुई थी। जी। सन 1965 में मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ने गया था। जी। 16 जुलाई का दिन था। क्लास से बाहर एक लंबे से, सांवले से युवक खड़े थे, जो हमारे क्लास फेलो बने। उनके पास मैं खड़ा था, तो हमारे और आप सबके जानकार डॉक्टर हरीश नवल हैं अब जो, तब हरीश नवल हुआ करते थे, हमारी रैगिंग करने आए थे। और सर, तब अभी मैं, विवेकानंद ने उनको बहुत डाँटा जी मैं कि मैं आपको एक बीच फीजी में से आया इंटरप्ट हूँ। कर रही हूँ, मैं रोक रही हाँ, हूँ क्योंकि नवल जी का लिखा हुआ यही संस्मरण पूरा और आपका नाम, सब लोगों के नाम, वो पूरा उन्होंने किस्सा ये विशेषांक में आ रहा है, ये विशेषांक में भी आ रहा है ये सर। ये बहुत अच्छा है, वो आ रहा है, जिससे सत्यापित भी हो गया। तो जी। बहरहाल, तो तब पता चला कि फिजी नाम का कोई देश है, जहाँ पर प्रवासी भारतीय रहते हैं और उनकी संतानें भारत आकर पढ़ने का गौरव प्राप्त करना चाहती हैं। इस तरह से मेरी मुलाकात फिजी से हुई। जी। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, अगर हरीश नवल ने कर दी है, वो ठीक है, अच्छा ही किया उन्होंने। लेकिन वो चर्चा जो हरीश नवल ने ना की होगी, मैं उस पर चर्चा करने की कोशिश करूँगा। जब जी। 1972 में सीनेटर होकर के विवेकानंद दिल्ली आए पहली बार, वो जी। एमए करके गए थे और सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे लोगों में से थे फिजी के उस समय। तो जी। तभी देश आज़ाद हुआ था 1970 में ब्रिटिश हुकूमत से, तो विवेकानंद सबसे पढ़े व्यक्ति थे, इसलिए वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे कमिसेसी मारा राथुमारा जी, उन्होंने विवेकानंद को सीनेटर बना दिया। और सीनेटर बन कर के जब वो पहली यात्रा पे भारत आए, तो मुझे हिंदू कॉलेज से बच्चू प्रसाद जी ने बुलाया कि कोई मित्र आपके आए हैं, फिजी से मिलना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारी वो प्रवासी भारतीयों वाली यात्रा विधिवत शुरू हुई, क्योंकि बच्चू प्रसाद सिन्हा विदेश मंत्रालय के अंदर उस विभाग को देखते थे, जो भारत से बाहर भारतवंशी लोगों का, हिंदी प्रचार-प्रसार का सारा काम वो देखते थे। इस तरह से उन्होंने मुझे उस क्रम में डाला, जो बाद में जाकर के मेरे लिए जीवन का एक मिशन ही बन गया। तो फिजी से मेरा परिचय सबसे पहले हुआ और सन 1982 में मैं पहली बार फिजी गया। जी। विवेकानंद जी ने मुझे हिंदी महापरिषद की ओर से बुलाया था और उपलक्ष्य ये था कि पंडित कमला प्रसाद मिश्र,
जो फीजी के सबसे बड़े कवि थे, जी, उनको एक हिंदी महापरिषद जो है पुरस्कार देना चाहती थी। तो उसकी शील्ड वील्ड बनवा करके भी हम ले गए थे और वहाँ वो आयोजन उनके अस्वस्थ हो जाने के कारण नहीं हो पाया था। तब बाद में उनको पुरस्कार दे दिया गया था। तो मैं 1982 में शायद अगस्त के महीने में फीजी पहुंचा था। पूरे देश में घूमा था, लोगों से मिला था। तब विवेकानंद ने वहाँ पर हिंदी का एक अखबार निकालना शुरू किया था, प्रशांत समाचार। जी, और जी, उसी के साथ-साथ एक पत्रिका की योजना बनी थी, जिसका नाम था उदयाचल। तो ओके, उदयाचल नाम से हम लोगों ने पत्रिका का प्रवेशांक भी प्लान किया था और उसको कमला प्रसाद मिश्र की स्मृति उनकी कविताओं को लेकर उन्हीं का हमने उसमें पहली बार उनकी 21-22 कविताएं उस संग्रह में छपी थी। और जी, तभी हम लोग उनके लोटोका स्थित निवास पर मिलने गए, कमला प्रसाद मिश्र जी के। तो जी, उनकी कविताएं तब तक कहीं प्रकाशित नहीं हुई थी। जी, संभवतः उदयाचल में इकट्ठी कविताएं 20-25 पहली बार ही प्रकाशित हुई थी। तो उनसे मैंने कहा कि आपने तो बहुत सारी कविताएं लिखी होंगी। तो वो हंसने लगे, बोले कि मेरे पास तो हजारों कविताएं हैं। तो मैंने कहा वो आपने छपाई क्यों नहीं है? तो बोले जी, कि मुझे लगता है कविता मेरी बड़ी व्यक्तिगत सी चीज है और इनको मुझे लगता है कि मैं इसको क्यों छपाऊं, क्यों प्रकाशित करूं। तो मैंने उनसे हंस के कहा कि पंडित जी, जब तक आपने कविता नहीं लिखी थी तब तक तो वो आपकी थी। जी, जब आपने लिख दी है तो ये अब हमारा उत्तराधिकार है। अब आप हमको इससे वंचित मत कीजिए। तो आप अपनी कविताओं को प्रकाशित कीजिएगा और आगे सामने लाइएगा। तो वो सोचते रहे लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। कुछ कविताएं हमने सुनी सुनाई, फिर हम लौट आए। तो जब कुछ समय के बाद उनको ये विवेकानंद ने बताया कि अब मेरे लौटने का समय आ गया, मैं भारत जा रहा हूँ। तो एक दिन वो लोटोका से नांदी आए, सॉरी सूबा आए और उन्होंने मुझसे कहा अपनी बहुत सारी कॉपियां देते हुए कि रित्वण तुम्हारी बात पे मैं बहुत सोचता रहा, ये सारी कॉपियां मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इनको तुम फोटो कॉपी करके ले जाओ और फिर जैसे कविता संग्रह छापना चाहो छापो। तो सन 1985 में पहली बार कमला प्रसाद मिश्र जी की कविताओं को लेकर के एक पूरी पुस्तक मैंने एक लंबी भूमिका के साथ संपादित की और मैंने उनको फिजी का राष्ट्रीय कवि कहा। राष्ट्र वाह! कवि की परिकल्पना ना वहां है ना कहीं और है। वो जी, राष्ट्र कवि तो भारत के अंदर भी मातृशरण गुप्त थे या दिनकर थे। तो जनता के द्वारा दिया गया विरुद्ध था। कोई ये ब्रिटेन की तरह से पोएट लॉरिएट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। जी, जो जी, जी, जनता जिसको पसंद करती है वही राष्ट्र कवि हो जाता है। तो मैंने जी, उनको राष्ट्रीय कवि कह करके संबोधित किया था, जिसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। तो इस तरह से मेरी फिजी से ये यात्रा शुरू हुई और फिजी की बहुत सारी घटनाएं घटी। तो यहाँ मैं ये जानता हूँ कि आपके जो भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि भारत से बाहर हमारे भारतीय लोगों के जाने की परंपरा, जिसको गिरमिट प्रथा के रूप में लोग जानते हैं, जी, कैसे शुरू हुई, कहाँ-कहाँ हुई, इसके विस्तार में जाने की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस देश से ये शुरू हुई परंपरा, उसका नाम मॉरिशस था। जी, उसके बाद मॉरिशस से जब इन लोगों की प्रसिद्धि, इनकी मेहनत, इनका परिश्रम जब लोगों तक पहुँचा, तो ये गयाना दूसरी बार जो इमिग्रेशन शुरू हुआ, वो गयाना के लिए हुआ और गयाना जब पहुँचे, तो वहाँ से ट्रिनिडाद पहुँच गए। जी, वहाँ ट्रिनिडाद में बुलाया जाने लगा। ट्रिनिडाद के बाद डच लोगों को पता चला, तो फिर सूरीनाम जाने लगे, जो तब जो है डच गयाना कहलाता था। जी, और सबसे आखिर में जो लोग गए हैं 1879 में, वो फिजी गए थे। जी, और फिजी भी इसलिए गए थे कि वहां पर जो गवर्नर बनाए गए थे सर गॉर्डन, वो किसी वक्त में मॉरिशस में रहे थे। तो मॉरिशस में रहते हुए प्रवासी भारतीयों की ताकत को, मेहनत को उन्होंने पहचाना था। तो फिजी को तरक्की देने के लिए उन्होंने कहा कि भारत से लोगों को बुलाना चाहिए। तो इस तरह से ये जो इमिग्रेशन शुरू हुआ गिरमिटियों का, उसमें फिजी जो है एक अंतिम जो राष्ट्र में मानूंगा, देश मानूंगा। और इस तरह से वहां प्रवासी भारतीय लोग पहुंचे थे और 1970 में ये देश आजाद हो गया था। मैं तो बहुत लगातार बोलता रहूंगा लेकिन आप कुछ बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, हो नहीं सकता सर, है कि इतना
इतने आपने रोचक ढंग से उसकी पूरी यात्रा जो थी देश के बाद देश की किस तरीके से हुआ, बहुत अच्छे से बताई। ये भी था कि जो फिजी में जब पहुंचे थे लोग बाग अपने भारत देश के, तो रामलीलाएं, राम कथाएं, राम चर्चा और भजन आदि ही ज्यादा होते थे। कैसे वो लोग हिंदी भाषा की तरफ उन्मुख हुए और फिर किस तरीके से साहित्य की तरफ उन्मुख हुए, क्योंकि मेरे पास इस विशेषांक के लिए बहुत से लेख आए हैं, लेकिन आपसे ये फर्स्ट हैंड जानना और दर्शकों को जानना ये अच्छा लगेगा कि आप अगर फिजी में हिंदी के विकास की यात्रा के बारे में कुछ अगर हमको थोड़ा सा और बता सके तो अच्छा लगेगा। फिजी में हिंदी भाषा का जो प्रचार प्रसार है वो तो पहले दिन से ही है, जब वहां पर प्रवासी भारतीयों के कदम पड़े थे, क्योंकि ये अपने साथ अपनी भाषा लेकर के गए थे, अपनी संस्कृति लेकर के गए थे, अपनी रामायण, गीता, हनुमान चालीसा लेकर के गए थे। तो ये सहजता और सभी देशों में ऐसा हुआ था। लेकिन फिजी में जो लोग गए थे वो ज्यादातर लोग अवध प्रांत के थे। अच्छा। फैजाबाद, बस्ती, पीलीभीत और ये जो सारा इलाका था गोरखपुर का, यहाँ के लोग ज्यादा थे। तो आज भी जो फिजी हिंदी है, जिसको जी वहां पर कुछ लोगों ने हिंदी ना कहकर फिजी बात कह करके उसको हिंदी से अलगाने की भी कोशिश की, वो फिजी की हिंदी है, फिजियन हिंदी उसे आप कह सकते हैं, लेकिन जी वो हिंदी नहीं है, फिजी बात है। ये एक वहां पर एक विदेशी व्यक्ति थे, उन्होंने ये सब फंडा चलाया था, जो बाद में लोगों ने मना कर दिया था, लेकिन वो फिर भी उभर आता है। तो ये जो अवध प्रांत से लोग गए थे, तो अपने साथ अवधी की और राम की और ये सब रामायण की परंपराएं लेके गए, और इसी के सहारे वो जिंदा रहे थे। और फिजी के अंदर लोगों को बहुत कष्ट मिले थे, इसमें जी कोई जी दो राय नहीं है कि उस जमाने में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं फिजी में हुई थी। और उसकी कहानी बताने के लिए एक व्यक्ति भारत आए थे जिनका नाम था तोताराम सनाड्य। वो आए थे और अचानक, देखिए इतिहास का अजीब न्याय होता है कि वो जी जी फिरोजाबाद के पास के गांव के रहने वाले थे, शायद उसका नाम हिरोनगो था। अब वो जब लौट के आए 21 साल के बाद फिजी से, तो उन्हें अपने गांव ही नहीं मिल रहा था कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो फिरोजाबाद में घूम घाम रहे थे, तो वहीं पे मौके की बात है कि बनारसीदास चतुर्वेदी मिल गए। ओह तो उन्होंने पूछा, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? बोला जी मैं फिजी से आया। जी कि फिजी कहाँ है? तो उन्होंने बताया ऐसा है, कुछ है, मेरा गांव था, कुछ पता ही नहीं चल रहा। बोला चलो तुम मेरे घर चलो। तो उनको अपने साथ ले गए और फिर उनसे उनकी कहानी सुनी। तो फिजी में मेरे 21 वर्ष करके तुताराम सनाडे की एक किताब आई थी, जिसके अंदर जी जी सबसे पहली बार गिरमिट के लोगों पर बाहर जाकर कितने कष्ट पड़ते हैं, उठाने पड़ते हैं उनको, इसकी कहानी जी भारत में पता चली। उससे पहले लोगों को नहीं मालूम था कि किस तरह से रिक्रूटर लोग मेलों में जो गुम हो जाते थे, भूल जाते थे अपने गांव का रास्ता, या बहक आकर के उनको कलकत्ता ले जाते थे और वहां से उनको मटिया बुर्ज से बैठाकर पानी के जहाजों में देशों में भेज दिया जाता था। और वहां जाके उन पे क्या हो रहा है, इसकी कोई कहानी भारत नहीं पहुंच पाती थी। तो तोताराम सनाड्य के माध्यम से वो कहानी सामने आई। और तोताराम सनाड्य को बनारसा जी का जो बल मिला था, वो इसलिए भी कि वो कलकत्ता के अंदर बाद में विशाल भारत के संपादक बने, और मॉडर्न जी रिव्यू निकलता था। मॉडर्न रिव्यू के अंदर हन्ना डडले नाम की एक जर्नलिस्ट ने, मेथोडिस्ट थी वो, ईसाइयत का प्रचार करने के लिए फिजी गई थी। उन्होंने अपने कुछ पोस्ट उसमें दिए थे कि कितना अत्याचार वहां की महिलाओं पे होता है। इस तरह से एक जन जागरण शुरू हुआ। और मेलों में जाकर के, खासतौर से कुंभ मेले में जाकर के, तोताराम सनाड्य जी छोटे छोटे पोस्टर छाप के बांटा करते थे कि इन आरकाटियों, जो रिक्रूटर का अपभ्रंश है, उनकी बातों में मत आना, किसी देश में मत जाना, अपने देश में रहना। और उन सब सारी चीजों से क्या हुआ कि एक जागरण फैला। और अंत में जब महात्मा गांधी लौट करके आए, उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी इस तरह के कष्ट देखे थे लोगों के, तो वो इस समस्या को ज्यादा अच्छी तरह से समझे। तो जब जी उन्होंने अपना आश्रम बनाया, जी तो वहां पर तोताराम सनाड्य रहते थे, उनकी पत्नी भी रहती थी। उनकी पत्नी की डेथ वहीं पर हुई थी, गांधी जी के आश्रम में। तब महात्मा गांधी ने प्रवासी सेल बनाया था, और इस तरह से गोपाल कृष्ण गोखले और इन सब लोगों ने प्रिवी काउंसिल में लड़ाई लड़ा करके 1916 में और 17 में कहना चाहिए, ये प्रथा, गिरमिट प्रथा, इंडियन इंडेंचर लेबर सिस्टम समाप्त किया गया। तो फिजी की एक बड़ी भूमिका है इस सिस्टम को खत्म करने की। जी जी दूसरा ये था कि ये लोग वहां रहते थे, तो इनका जो सामना था वो था वहां के कायबीती समाज से।
जो वहाँ के अपने स्थानीय आदिवासी लोग थे। वो उतने ज्यादा, मतलब कहने को तो वो मैन ईटर माने जाते थे, और कहा जाता था कि जो जो कबीलाई संस्कृति का जो लीडर है, जी। उसका जब मकान बनता था तो उसके जो 4 पाए बनाए जाते थे, उसमें 4 लोगों की मानव बलि दी जाती थी। और लोग कहते थे कि वो मैन ईटर्स हैं, वहाँ पर इस तरह के लोग थे। लेकिन इन लोगों को तो चूँकि ब्रिटिश कोलोनाइज़र ले गए थे, उनके खेतों जी। में काम करना पड़ता था, तो वहाँ के स्थानीय लोगों से इनके इतने संघर्ष नहीं हुए, जितने जी। अन्य देशों में हुए। क्योंकि अन्य देशों में जो अफ्रीकन डिसेंट के लोग ले जाए गए थे, वो मज़दूर के लिए पहले ले जाए गए थे। और जब जी। भारतीय लोग पहुँचे तो उन अफ्रीकन डिसेंट के लोगों को ये लगा कि ये लोग तो हमारा जॉब छीनने के लिए आ गए हैं, हमारा काम छीनने के लिए आ गए हैं। तो वहाँ राइवलरी ज़्यादा थी, यहाँ उस तरह का नहीं था। तो आगे आने वाले वर्षों के अंदर भी हमारे प्रवासी भारतीय और जो लोकल कायवीती जो इंडियन थे, फिजियंस थे, उनके बीच में अच्छा संपर्क रहा। मैं जब 82 में गया हूँ, यानी देश के आज़ाद होने के 12 साल के बाद, तो मैंने ये जी। देखा कि वहाँ बड़ी हार्मनी थी, लोगों में बहुत मिल-जुल करके रहते थे। और मज़ेदार बात ये थी कि वहाँ उस ज़माने में लगभग 50-52% हिंदुस्तानी लोग थे। यानी आधी से ज़्यादा जनता थी वहाँ पर भारतवंशियों की। और जी। उन्हीं के उद्योग धंधे थे, दुकानें थी, बाज़ार था, घरों में काम करते थे। तो ज़्यादातर कायवीतियों का उनसे जो संबंध था, वो रोज़ी-रोटी से जुड़ा हुआ था। तो बहुत सारे कायवीती बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे, फ़िल्मी गीत गाते थे, जो मैंने खुद देखे थे। जी। विवेकानंद के जो ड्राइवर थे, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलता था। तो इस तरह से हमने ये पाया कि वहाँ पहली बार मैंने ये देखा कि प्रवासी भारतीय जो लोग गए, उनके साथ जिन लोगों का संपर्क था, वो भी हिंदीमय हो गए थे। और जी। कुछ और चीज़ें हैं मज़ेदार, जो आपका सवाल सुनने के बाद मैं बताऊँगा कि किस तरह से वहाँ हिंदी फ्लरिश हुई, फैली थी। जी, जी। बताइए। मतलब भारत के अतिरिक्त पूरे विश्व में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में केवल फिजी में ही मान्यता दी गई है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या हाँ, सरकार की तरफ हिंदी से की सरकार की तरफ से इस कार्य में कोई बहुत अधिक सहयोग भी दिए जाते हैं, स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती हो? जैसे आपने कहा कि वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, जो उनकी और मूल जनजातियाँ हैं, वो भी सब हिंदी सीख रही हैं। तो क्या आज भी उसी प्रकार से काम हो रहा है? क्योंकि जैसा मॉरिशस में आज की दिनांक में, आज के समय में देखने को मिल रहा है कि अब उतनी हिंदी जैसे पहले उसके लिए सम्मान और जैसा उसका प्रचार था, अब उतना नहीं रह गया है। अब सरकार भी उन लोगों को उतनी मदद नहीं दे रही, और हिंदी क्यों हम सीखें, क्रियोल क्यों ना सीखें, इस तरीके की बातें आने लगी हैं। क्या आप, क्योंकि अभी भी थोड़ा फिजी के संपर्क में हैं, आप जानते हैं, क्या वहाँ पे पहले की स्थिति जो 85 की स्थिति थी और आज 2020 की स्थिति है, उसमें आपको कोई अंतर दिखाई देता है इस प्रकार का? मुझे लगता है फ़र्क आ रहा है। इधर मेरा बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं रहा, क्योंकि वो धीरे-धीरे वो पीढ़ी निकल गई जिनसे मैं परिचित था, और विवेकानंद भी चले गए 2009 में, तो फिजी से मेरा काफ़ी संपर्क उस रूप में जीवंत संपर्क जिसे कहें, वो काफ़ी कम हुआ। लेकिन वहाँ के एक बड़े लेखक प्रोफ़ेसर सुब्रमणी हैं, वो भारत आते हैं तो उनसे मुलाकात होती है। मॉरिशस में भी हुई, सूरीनाम में भी हुई। तो वो उन्होंने बहुत 2 अच्छे उपन्यास भी लिखे हैं, जो फिजी हिंदी के उपन्यास हैं, डऊ का पुराण, और अभी जो आया है फिजी माँ, बड़ा विशालकाय 1000 पेज का जी। वो नॉवल है। और मैं कहूँगा कि ये उनकी ताकत है कि वो इस तरह का लिखते हैं। तो उसकी जो फिजियन हिंदी है, उसको अगर आप सरसरी निगाह से देखेंगे तो देवनागरी में लिखी किताब है। पढ़ना शुरू करेंगे तो थोड़ा अटक-अटक करके पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप धीरे से उसका सीधे से अगर उसका मुहावरा आप पकड़ लें, तो आप एकदम पता लग जाएगा कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी जगह पर जाकर के अगर उसका वाचन करें, तो हर कोई उस बात को समझेगा। तो जी। वो जो फिजियन हिंदी का अपना फ्लेवर है, वो हमारे अवध प्रांत से जुड़ा हुआ अवधि ही कहना चाहिए उसको किसी हद तक, जो देवनागरी में लिखी हुई है। और उसके साथ-साथ अंग्रेजी शब्दों का जो बहुत ज़बरदस्त प्रयोग उसके अंदर होता है, और वो अंग्रेजी अवधीकरण के साथ आते हैं, अंग्रेजी शब्द भी। तो जी। इस तरह का वहाँ पर होता है। लेकिन जो बात आपने कही है, वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी मैं जब गया था तब नहीं थी, लेकिन बाद में बनी थी, साउथ पैसिफिक यूनिवर्सिटी। उसके अंदर हिंदी विभाग खुला था और विवेकानंद उसके अध्यक्ष हुआ करते थे किसी ज़माने में। आज जी। भी वो विभाग है, लेकिन पढ़ने वालों की संख्या जैसे और जगह कम हो रही है, वहाँ भी कम हो रही है। लोग बोलते रहे हैं, लेकिन वहाँ पॉलिटिकल जो
3 कू हो चुके हैं और उसके बाद जो बदलाव आए हैं सरकारों के अंदर फौजी शासन से, उससे भारतीय लोगों के सामने संकट आया है। और जब शायद 1987 में पहला कू हुआ था, तो करीबन 50-60 हजार प्रवासी भारतीय वहां से निकल गए थे। ब्रिटेन जी। भी गए, ब्रिस्बेन में बहुत ज्यादा बड़ा डायस्पोरा है, सिडनी, मेलबोर्न में भी बहुत बड़ा डायस्पोरा, ऑस्ट्रेलिया बहुत लोग गए, न्यूजीलैंड बहुत लोग गए। तो इन लोगों के निकल जाने से अब वो मेजोरिटी नहीं रही है वहां पर प्रवासी भारतीयों की, और अच्छा। वो कम हुई है वहां पर। तो जी। उनका सरकार के अंदर हिस्सा लेना भी कम हुआ है, क्योंकि असल में ये प्रॉब्लम तो वहां जमीन को लेकर जुड़ी हुई है। अगर आपकी जानकारी में है तो ठीक है, नहीं मैं आपको बताता हूँ। जो फिजियन जो प्रवासी भारतीय, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जमीन का अधिकार उस पे नहीं है। हम्म। जमीन उसको लीज पर मिलती है। तो जी। जब 1970 में ब्रिटिश लोग गए तो उन्होंने कहा कि जमीन फिजी की कायवीती की है, वो उसका मालिक है, और जो हिंदुस्तानी आदमी है वो उसको लीज पे लेकर अपने खेती बाड़ी करता रहे, कमाता रहे। तो 30 साल की लीज मैक्सिमम मिलती है। तो जब 2020 सॉरी जब सन 2000 आया तो 30 साल पूरे हो रहे थे। उससे जी। पहले ही जो प्रवासी भारतीय इकट्ठे हुए, और 1987 के अंदर पहली बार एक ऐसी सरकार आई थी, बवांद्रा सरकार, जिसमें प्रवासी भारतीयों का बहुत भारी योगदान था। जी। उससे वहां पर लोगों को लगा कि अरे ये तो अब नियम बदल लेंगे, एक्ट नए आ जाएंगे। तो उन्होंने फिर कू कर दिया और सरकार को फेल कर दिया। और फिर बाद में जब महेंद्र चौधरी की सरकार आई तो फिर कू हो गया। तो वहां के जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मोहरे जिस तरह से चले जाते हैं, उसमें कोई बड़ी ताकत ये नहीं चाहती है कि साउथ पैसिफिक के अंदर कोई भारतीयता से जुड़ी हुई कोई सरकार आए। भारतीय हम्म। काम करें, कमाएं, उनके लिए वो सब तो ठीक है, हाँ। लेकिन पॉलिटिकल जो ताकत है वो उनके हाथ से नहीं जानी चाहिए। इसलिए वहां पर ये कू हो जाते हैं, फिर कू हो जाते हैं, लोग भाग जाते हैं, जनसंख्या कम हो जाती है, तो वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। सही नहीं बात। तो जब मैं गया हूँ 82 में, तो उससे कुछ पहले ही वहां पर रातुमारा की सरकार दोबारा चुनकर आई तीसरी बार। जी। और जिस होटल में मैं ठहरा था, तो मुझे विवेकानंद ने बताया था कि इसी कमरे के अंदर बैठ करके सारी कैबिनेट बनी थी, क्योंकि वो खुद पार्टी के एक बड़े नेता थे। तो मैंने जी। कहा धन्य हो प्रभु, आपने मुझे कहाँ पर बैठा दिया है, यहाँ सरकार बनी थी। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अनकोट हैं, या नहीं बता सकता मैं कि किसकी मदद से वो सब चीजें हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रवासी भारतीयों की जो ताकत जब देश में बढ़ जाती है, तो जो जी। बाहरी ताकत हैं, जो दुनिया के ऊपर गवर्न करती हैं, वो उनको आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन फिजी में क्या हुआ, जब शुरुआत में बनी तो रातुमारा बहुत ही उदार दृष्टि के व्यक्ति थे, जी। और उन्होंने संसद की भाषा भी एक हिंदी मानी थी, जिसको आपने राष्ट्रभाषा कहा है। जी। वहां ऑफिशियल राष्ट्रभाषा जैसा शब्द नहीं प्रयोग किया गया है, जी। लेकिन वहां एक स्वतंत्रता है कि वहां की पार्लियामेंट के अंदर कोई काजवीती में बोलना चाहे तो बोल सकता है, अंग्रेजी में बोलना चाहे बोल सकता है, हिंदी में बोलना चाहे तो बोल सकता है। तो संसद की भाषा इन सारे प्रमुख 5 भारतवंशी देशों के अंदर फिजी ही है जिसने संसद में भारत को हिंदी को मान्यता दी है। और मैंने जी। वहां पर इस तरह के चुनाव के पोस्टर भी मैं लाया था उठाकर, कहीं होंगे मेरे पास, जिसके अंदर रातुमारा का फोटो है, और उनकी पार्टी जो अलायंस थी उसका गोल चक्र उसका निशान है, जैसे कि हमारे झंडे के अंदर बीच में चक्र है, तो उसको हाँ। व्हील बोलते हैं। जी। तो वो पोस्टर पर लिखा अच्छा। हुआ है, रातुमारा की अलायंस पार्टी को जिताइए, व्हील पर निशान लगाइए। तो चक्र ना कहकर व्हील, व्हील पर निशान लगाइए, हिंदी में लिखे हुए पोस्टर थे। और कुछ मनोरंजक बातें मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से हिंदी का काम वहाँ होता था उस ज़माने में। मैंने देखा, रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका थी। जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ टेलीविज़न नहीं था, कोई टेलीविज़न सेंटर नहीं था। लोग घरों में वीडियो देखते थे। विवेकानंद जी रोज़ाना 3-4 वीडियो लेके आते थे भारतीय फ़िल्मों के, अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फ़ैन थे, और घर में सारे दिन वही फ़िल्म देखी जाती रहती थी। और हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह होते। तो विवेकानंद जी ने मुझे बड़ी मनोरंजक बातें बताई, जो आपके माध्यम से मैं पूरी दुनिया को बताना चाहूँगा, और वो ये कि एक ज़माना था 1970 के बाद, जब पूरा देश दिवाली एक क्षण, एक ही समय पर मनाता था। अब आप कल्पना करिए कि पूरा देश एक समय में दिवाली मनाता था। ये कैसे संभव है? क्योंकि पंचांग में देख करके पता लग गया कि जी आज दिवाली है, और आज रात को 9 बज करके 10 मिनट से मुहूर्त शुरू होता है, जो रात के 11 से या 12 से जितने बजे तक चलेगा।
तो उसका शुभ मुहूर्त जब आ जाता था तो वो लोग उसको दिवाली मनाते थे। तो मैंने विवेकानंद से पूछा कि भाई ये कैसे संभव है कि ये दिवाली एक ही समय मनाई जाती है? उसके सूत्रधार थे पंडित विवेकानंद शर्मा। वो अच्छा। रेडियो से 1 हफ्ते पहले ही ये सूचित करना शुरू कर देते थे कि इस दिन दिवाली मनाई जाएगी और ये समय है, और दिवाली मनाने के लिए श्री लक्ष्मी गणेश का पूजन करने के लिए ये ज़रूरी सामान है। रेडियो से उसका सामान वो प्रसारित करते थे कि ये सब सामान इकट्ठा कर लीजिए। तो 1 हफ्ते तक ये सब चलता रहता था और दिवाली वाले दिन मुहूर्त से आधे घंटे पहले रेडियो स्टेशन वो आ जाते थे और रेडियो के माइक पर आकर के वो बोलना शुरू करते थे, अपने श्री गणेशाय नमः करके, कि आज हम दिवाली का पावन पर्व मनाने जा रहे हैं। आप लोगों ने लाल तूल और गणेश और ये सब इकट्ठा कर लिया होगा, कलावा, पंचामृत बनाने के लिए मधु, दूध और इस तरह का होगा। और जब वो मुहूर्त का समय आता था, तो वो मंत्रोच्चार करके और वो शुरू कर देते थे दिवाली करना। हर हाँ। घर के अंदर लोग रेडियो सामने रख कर के, रेडियो पंडित होता था और वो जैसे पंडित कह रहा है रेडियो पर, उसी तरह से पूजा करने लगते थे, पूजा पाठ करने लगते थे। जी तो जी इस जी तरह का अद्भुत प्रयोग उस जमाने में पंडित करते थे। पंडित जी का दिमाग बड़ा फर्टाइल था जी और वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते थे। ऐसे ही उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ पर पूजा का सामान नहीं मिलता है, तो वो जी एक बार हिंदुस्तान आए, तो वो हमको कविया बोलते थे, कवि। कवि होने के नाते कविया। अरे कविया, हमको वहाँ पूजा का सामान नहीं मिलता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पूजा पैकेट मिल जाए जिसमें सारा सामान हो? मैंने कहा महाराज, हमारे यहाँ तो खारी बावली और बाज़ार के अंदर जाएँ जो ले आइए, कोई पूजा पैकेट नहीं है। तो उस जी। ज़माने में 80s में हम लोगों ने एक पूजा पैकेट डिवाइस किया और वो वहाँ अच्छा। मार्केट होता था, फिजी के अंदर। इस तरह जी से भी काम हुआ। लेकिन कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी जैसे कि मैं वहाँ पर कुछ महिला समाज के द्वारा जो रामायण मंडलियाँ थी, महिलाओं की बड़ी पावर थी और वो हर शनिवार को या इतवार के दिन वहाँ पर शाम को ये इस तरह की रामायण मंडलियाँ रामायण का पाठ करती थी। तो एक जी जगह मुझे जाने का मौका मिला था। तो वहाँ पर अंत में रामायण के सब पूजा हो जाने के बाद जयकारे लगते थे। सत्य सनातन धर्म की जय, हनुमान जी की जय, रामचंद्र जी की जय। तो वहाँ पर एक नारा लगता था तब, अभी भी जी लगता हो मैं कह नहीं सकता। रामायण महारानी की जय। जी 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 एक जी अद्भुत जो है उच्चारण मैंने सुना लोगों का, रामायण महारानी की जय। ऐसा कहीं और सुनने में आया नहीं और मैं तो गयाना भी गया हूँ, सूरीनाम भी गया हूँ, फिजी भी गया हूँ, मॉरिशस में भी लंबे समय रहा, जापान रहा, ट्रिनिडाद में 4 साल डिप्लोमेट रहा, लेकिन मुझे रामायण महारानी वहाँ के अलावा कहीं सुनने को नहीं मिला। तो मैं थोड़ा चौंका कि ये रामायण महारानी, ये पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण रामायण का कैसे हुआ होगा? जी तो उन दिनों में जब कुछ आर्काइव में कुछ चीज़ें देख रहा था, तो मैंने वो एक कागज़ जो होता है, लिफ़ाफ़ा आपने देखा होगा, ऑन हर मैजेस्टी सर्विस, जो कुछ था, क्योंकि सब। 1874 में फिजी का राजकाज क्वीन विक्टोरिया ने अपने हाथ में ले लिया था। और जब ये जी प्रवासी भारतीय पहुँचे थे, उससे 3-4 साल, 5 साल पहले ही क्वीन विक्टोरिया महारानी हो गई थी फिजी की, तो जो काम होता था वो महारानी के नाम पर होता। तो जी धीरे-धीरे जब इन लोगों का उन लोगों से विरोध शुरू होता था, तो ये भी अपनी तेजी दिखाते थे, वो लोग अपनी तेजी दिखाते थे। कहते महारानी का ये ऑर्डर है, कहते होगी तुम्हारी महारानी, रखो अपने पास। हमारी रामायण महारानी है। तो मुझे लगता है कि ये एक विरोध की भाषा के रूप में हमारी जी महारानी रामायण है, जिसने हमारी संस्कृति को जिंदा रखा है। ये बात कहीं सामने रखी गई होगी और इस तरह से रामायण महारानी का ये कॉन्सेप्ट उन लोगों ने दुनिया को दिया है, जिस पे जी। गौर करने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात कही सर आपने, और सचमुच में ये लगता है कि इन सारे देशों में और एक सांस्कृतिक जागरण और अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को बचाए रखने में जिस तरीके से तुलसी और तुलसीदास जी की रामायण ने भूमिका निभाई है, उसका तो कहीं कोई हम सानी देखते ही नहीं। कोई दूसरा ऐसा ग्रंथ नहीं दिखाई देता जिसके कारण से भारतीय लोगों की वो शक्ति बची रही हो। तो वो ग्रंथ उस रूप में हम लोगों ने शायद दिल्ली में यूनिवर्सिटी में या भारत में हमने तुलसीदास जी के रामायण को, रामचरितमानस को उस दृष्टि से कभी देखा नहीं कि प्रवासी समुदाय में रामचरितमानस की जो भूमिका है उसको बचाए रखने में वो बहुत बड़ी भूमिका है आज के उसके समय पीछे में। का जी नीरजा जी बड़ा एक कारण है। आप जी कभी गौर कीजिए कि इन सारे देशों के अंदर रामायण
रामचरितमानस ही इतनी क्यों पॉपुलर है? क्या हम्म, सामंजस्य है उस सबके बीच में? उसका कारण है एक तादात्म्य। किसी और ग्रंथ के साथ वो तादात्म्य नहीं कर सके जो रामायण के साथ किया। और वो क्यों किया? क्योंकि रामायण का जो मूल मार्मिक तत्व है वो है राम का वनवास। तो ये सारे लोग भी तो वनवासी थे ना, इनको भी तो वनवास ही दिया गया था। तो जो जी, वनवास है वो इनको जोड़ता है रामायण से। और अच्छा, इनको मन में ये भी आता है कि 14 वर्ष बीतने के बाद राम अयोध्या लौट गए तो हम भी लौट जाएंगे। तो उम्मीद बनती है। उम्मीद बनना बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। जब जी, उम्मीद टूट जाती है तो मनुष्य टूट जाता है। तो रामायण ने इनको उम्मीद बंधाई। और रामायण इनके रोजमर्रा के कामों में भी बहुत मदद करती थी। एक जी, उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही मनोरंजक है। जी, जी, जब के पुरखे, विवेकानंद के ही पुरखे जब गए थे फिजी, ये जी, कहीं सुल्तानपुर के आसपास से गए थे। तो अच्छा, अपने बाबा परदादा वगैरह की कहानी विवेकानंद ने हमको सुनाई और उनकी एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, अनजान क्षितिज की ओर। जी, जी, उसमें उन्होंने अपने जीवन का, अपने बाप दादों के आगमन से लेकर और फिजी की परिस्थितियां और अपने पढ़ाई लिखाई के लिए जब वो भारत आए हैं, उस सब का उन्होंने किया। और अनजान क्षितिज की ओर का मतलब ये था कि फिजी में रहने वाला आदमी जो भारत इतनी दूर है, उस अनजान क्षितिज की ओर आ रहा है। ये उसका शीर्षक का मतलब था। तो उसके अंदर उन्होंने एक प्रसंग का वर्णन किया है, बड़ा मनोरंजक और बहुत बढ़िया प्रसंग है। और वो ये कि जब शुरू-शुरू में इनके बाप दादे गए, तो उसमें एक लड़का भी चला गया था 20-21 साल का, एक लड़की भी गई थी 18-19 साल की या 17 साल की। ये सब धोखे से वहाँ पहुँचा दिए जाते थे। ये कहानी आपको मालूम है या लोगों को मालूम है, मुझे दोहराना नहीं चाहिए। तो इन लोगों को पता ही नहीं होता कहाँ जा रहे हैं। इनको झूठ हाँ, बोला जाता है। उनसे कहता है, "अरे! ये गंगा सागर तक तो जाना है नाव में बैठ कर के और वहाँ पर ज़मीन में खोदोगे तो सोना निकलेगा और तुम्हारा मन लगे तो रहना, नहीं तो लौट के आ जाना, नहीं तो तीर्थ तो हो ही जाएगा।" तो उस लालच में कि नाव में बैठ कर के गंगा सागर कर आएँगे हम, ये लोग चले जाते थे। और वो नाव फिर रुकती ही नहीं थी। पानी ही पानी होता था चारों तरफ। और 3-3 4-4 महीने की यात्राओं के बाद ये लोग अपने गंतव्य पर पहुँचते थे। और उसमें ये भी होता था कि जब ये जहाज पे हल्ला मचाते थे, हमें कहाँ ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, तो 2-4 लोगों को उठा के समुद्र में फेंक देते थे वो लोग, खलासी जी, लोग। और उसके जी, बाद डर व्याप्त हो जाता था, कोई नहीं बोलते थे। दूसरी बात ये थी कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप कुछ और हैं, राजपूत हैं या आप दलित वर्ग के हैं, वो सब जहाज पे खत्म हो जाता था। सबको वही टीन का एक लोटा, एक टीन की थाली दे दी जाती थी, उसी में खाना पकाओ, खाओ, ये करो और रहो। तो वो जहाजी भाई का एक कॉन्सेप्ट निकल कर के आता था। इन सभी देशों के अंदर जो लोग गए, वो आपस में जहाजी भाई का संबोधन से ही मिलते थे। और ट्रिनिडाद में तो जहाजी भाई बहुत ही जबरदस्त शब्द है। बल्कि जब मैं वहाँ एक डिप्लोमेट होके गया था 1988 में, तो वहाँ पर जो दिवाली नगर लगता था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा उन्होंने मॉन्यूमेंट बनाया था जिसका जहाज का, उसका नाम था फटेल राजा, जो पहला जहाज गया था ट्रिनिडाद। और उसके साथ जो लोग इकट्ठे हुए, वो सब कुछ हुआ, वो सब जहाजी भाई थे। तो जी, एनीवे ये जहाजी भाई जब लोग फिजी पहुँचे और वो लड़के, जवान लड़के-लड़कियाँ, परेशानी थी, दुःख थे, अपने परिवार से दूर थे, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा-सा नैन-मटक्का हुआ होगा या प्रेम भाव पैदा हुआ। तो गाँव के बड़े बूढ़ों ने भी देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई इससे पहले कोई ऊँच-नीच हो, पूछ-पाछ लें इनसे कि क्या चाहते हैं। तो उनसे पूछा गया कि भाई तुमको शादी-वादी करके रहना चाहोगे? तो उन्होंने जी, कहा ठीक है साहब, कह रहे हैं तो हम शादी कर लेते हैं। अब हुँ, सवाल ये हुआ इनकी शादी कराई कैसे जाए? कोई पंडित तो है नहीं, जी, कोई जी, व्यवस्था नहीं, कोई अंग्रेज सरकार की तरफ से हमारे भारतीय पद्धति की शादी को कोई मान्यता नहीं है, तो जी, क्या किया जाए? तो ये बता रहे थे विवेकानंद कि मेरे दादा के परदादा वगैरह जो भी गए थे सन 1900 के आस-पास, तो उनको उन्होंने कहा कि महाराज आप जो है इसको सँभालिए कि कैसे क्या करना है। अरे जी, भाई मुझे तो पूजा-पाठ कुछ आता नहीं है और मैंने ये सब किया नहीं कि मैं इनको कैसे मंत्रोच्चार करके शादी-वादी कराई जाएगी। बोले हम कुछ नहीं जानते। आप सुचित महाराज उनका नाम था, सुचित जी आप करिएगा। तो पंडित जी ने अपने अनुभव को बताते हुए बताया कि मैं रात भर सो नहीं सका, कि साला मैं सुबह जाकर के इनकी शादी-वादी कैसे कराऊँगा, क्या करना है? मैं कैसे पंडिताई करूँगा? और उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दे दिए कि भई वो फेरे-वेरे पड़ते हैं तो एक आम की लकड़ियाँ तोड़ लाओ और घी वगैरह रख लेना, हवा कर लेंगे और वो आग के फेरे लगा देंगे। तो जी, वो जी, कहते हैं कि रात को मैं सोया, हनुमान जी का नाम लेके सो रहा, अचानक सपने में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि रामायण हमारी मदद कर सकती है। तो कैसे अच्छा, करेगी वो भी मैं हाँ, सोचता रहा।
तो जब मैं सुबह उठा तो मेरा मन बड़ा साफ था और मैं रामचरितमानस लेकर के वहां गया। गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए, जो भी 15-20 परिवार थे, और एक हल्दी को बाल्टी में डाल करके भिगो करके उसमें एक धोती रंग दी गई पीली, उसका एक कुर्ता रंग दिया गया, उन दोनों को पीले रंग के कपड़े पहना दिए गए और उनको बैठा दिया गया, हाथ में कलावा बलावा बांध दिया गया। तो सुचित महाराज जी ने लिखा कि मैंने क्या किया कि रामायण खोल करके सीता स्वयंवर का प्रसंग निकाल लिया जी और जी मैंने जी उस पाठ करके उन दोनों की शादी करा दी। अरे राम सीता से शादी से ज्यादा पवित्र और अवसर क्या होगा? तो उनकी भी शादी हो गई और बड़े सुख चैन से रहे थे। तो इस जी तरह से रामायण जो है उनको रास्ता दिखाती थी जी अपने तरफ से, उनको उनको एक एहसास देती थी कि नहीं, ये दुख के दिन बीत जाएंगे। तो ये और जो प्रकृति है, और जो वनवास में राम रहे, उन्होंने अपनी पर्णकुटी बनाई, इन लोगों को भी अपनी पर्णकुटी बनानी पड़ी। जैसे जी नदियों में स्नान करते थे, यहाँ भी नदियां थी। जी तो जो रामायण का परिवेश है, राम कथा का मुख्य, राम वनवास का, वो उनके जीवन के पल पल घटता है। उनको विजातीय लोग मिलते हैं, जैसे उनको राक्षस मिलते हैं। जैसे जी उनको रावण मिले हैं, ऐसे वहां पर जो कोलंबर होता है, जो सरदार होता है, जो एस्टेट का मालिक होता है, जो उनकी पत्नियों को, बेटियों को, बहुओं को उठा के ले जाता है, वो सारे के सारे रावण ही तो थे। सही तो बात है। रामचरितमानस से जो उनका साधारणीकरण होता है, वैसी कोई दूसरी कृति हो नहीं सकती। वो हाँ, उनकी प्राण। ये बहुत अद्भुत काम है आपने बताया सर, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जिस तरीके से तुलसी ने उस जब लिखी थी रामचरितमानस, तो राम के रक्षक रूप को सामने रख के, और जो भारतीय लोग परेशान थे उनकी उनकी जिजीविषा को, उनकी शक्ति को जागृत करने के लिए लिखी थी, शायद इस कारण से। लेकिन आपने एक बिल्कुल ही अलग प्रसंग से इनका सामने बताया, जो कि बहुत लॉजिकल है और रैशनल लगता है ज्यादा, कि हाँ वो भी वनवासी हैं, नई जमीन पर हैं जिनके बारे में पता नहीं। सचमुच में बहुत अद्भुत है। एक प्रश्न मैं जरूर आपसे ये और पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से फिजी हिंदी साहित्य में जो जो भी नाम उभर के आए, उन लोगों के लेखन के बारे में, आपने विवेकानंद जी का बताया, आपने कमलापति मिश्र जी का बताया, उनका, जी जी, और उनके अलावा कुछ जो ऐसे नाम जो आपको फिजी साहित्य में बहुत चमकते हुए दिखाई देते हैं, आज के समय में भी हमारे पास इस विशेषांक के लिए कुछ बहुत अच्छी कविताएं आई फिजी हिंदी मिली हुई है उसमें, उस तरीके की, लेकिन हाँ जमीन से जुड़ी हुई, अपने प्रकृति और परिवार से जुड़ी हुई रचनाएं हमारे सामने, हमारे पास आ रही हैं। जी। लेकिन आपके हिसाब से आपने जो दे देखिए, कमला प्रसाद मिश्र जो हैं 1926 में भारत पढ़ने के लिए आए थे। हमारे गुरुकुल के गोपेंद्र नारायण जी और ये सब लोग गए थे, आर्य समाजी लोग, प्रचार करने के लिए, और उन्होंने मोटिवेट किया था इन लोगों को कि आप अपने बच्चों को भारत पढ़ने भेजिए। तो पहले बैच के जो लोग आए थे पानी के जहाज से, उसमें कमला प्रसाद मिश्र भी थे। सन 13 में उनका जन्म हुआ, 26 में आए, 13 साल के रहे होंगे। और वृंदावन के गुरुकुल में उन्होंने 10-11 साल रह करके पूरी तरह से शिक्षा ग्रहण की थी और आयुर्वेद शिरोमणि की डिग्री लेकर के वो फिजी वापस लौट करके गए थे। तो कमला प्रसाद जी आए थे यहाँ पर और उन्होंने यहाँ पर संस्कृत का, हिंदी का अध्ययन किया और उनकी ऐसी मेधा थी कि छोटी सी उम्र में, 15 साल की उम्र से ही उन्होंने रचनाएं शुरू कर दी। और यहाँ रहते हुए उनको बड़े-बड़े लोगों का साथ मिला। उन दिनों मथुरा के म्यूजियम के अंदर वासुदेव शरण अग्रवाल काम जी वो कुरेटर थे, वो रहते थे, उनसे उनकी मुलाकात होती थी। तो पंडित जी ने मुझे बताया कि एक बार वासुदेव शरण जी बोले कि तुम तो अंग्रेजी भी बहुत अच्छी जानते हो, तो तुम शेक्सपियर के कुछ अनुवाद, नाटकों का अनुवाद वगैरह करो। तो कहते हैं मैंने 2 रातों में जो है 2 नाटकों के अनुवाद कर दिए थे। अरे वाह। और ये भाग्य है कि वो मेरे पास नहीं है, वो खो खा गए हैं। वहाँ रहते हुए उन्होंने बताया मुझको कि वो सुभाष चंद्र बोस से मिले थे, गांधी जी से मिले थे। तो ये आप देखिए कि सन 26 से सन 37 के बीच का जो समय है, हमारे छायावाद के टोटल उठान का समय और जी उसके बाद बदलाव का समय, वो पंडित कमला प्रसाद मिश्र का समय रहा। इसलिए उनकी कविताओं में जो प्रांजलता है, जो जी प्रसाद गुण है, जो लिरिसिज्म है, वो अद्भुत है। और जी वैसा लिरिसिज्म, वैसी अच्छी कविताएं
और किसी प्रवासी भारतीय की नहीं, जो इन सारे देशों में है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप कमला प्रसाद मिश्र जी की कविताओं को पढ़ें तो उनके विषयों का वैविध्य इतना ज्यादा है कि आश्चर्य होता है, और वो जीवन पर्यंत लिखते रहे। भारत में रहने में ही लिखा हो, उसके बाद ना लिखा हो, ऐसा नहीं है। भारत में जो कविताएं लिखी थी वो अपने तरह की कविताएं थी। वो अगर आप पार्ट 2 बनाएंगे और मैं किताब सामने रखूंगा तो मैं उसमें से कुछ कविताएं पढ़ सकूंगा, अभी तो मैं आपसे जनरल बात कर रहा हूं। तो उनकी जो कविताएं थी उनके विषयों के अंदर आप देखिए कि अमिताभ बच्चन भी है, उसके अंदर लता मंगेशकर भी है, उसके अंदर होली है, दिवाली है, ईद है, सब कुछ है। फिजी के अंदर तूफान आ रहे हैं तो उसकी भी तूफान बीबी कविता है उनकी। वहां पर कोई मछली वाला अपनी मछली बेच रहा है तो वो कैसे, उस पर भी बड़ी कविता है। एक उनकी कविता मजदूर को लेकर के है जो बिल्कुल निराला की कविता, वो तोड़ती पत्थर पर जाकर के वो हमको जोड़ती है उससे कविता को। तो बड़ा वैविध्य है उनकी कविता में, बड़ी प्रांजलता है। तो इसलिए जब मैंने उनकी कविताएं सुनी थी, जब असल में मेरी उनसे पहली मुलाकात तो भारत में ही हुई थी 1978 में, जब उनको विश्व हिंदी का पहला सम्मान मिला था, जब मोरारजी देसाई अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। तो एक अजीब इत्तेफाक है मेरा कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला कि मुझे ये नहीं मालूम था कि इन देशों में मैं जाऊंगा। तो 78 में मैं मिला था कमला प्रसाद मिश्र जी से। तभी मैं मिला था जापान के प्रोफेसर दोई से, उनको भी पुरस्कार मिला था, उनको लेके मैं ज्ञानेंद्र कुमार के घर गया था। तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे जापान जाना होगा और मैं उसी विभाग में काम करूंगा जिसकी स्थापना दोई जी ने की। उन्हीं दिनों में अभिमन्यु अनंत भारत आए थे, तो उनसे बहुत सारी बातें होती थी। तो ये नहीं मालूम था कि मुझे मॉरिशस भी जाना होगा कभी। ठीक है। और इस तरह से कि ये प्रभु की हम पर बड़ी अनुकंपा रही कि ये सारी चीजें घटती रहती थी। और वहां जाके बाद में पता चला कि हम सब उन्हीं जगह पर पहुंच गए जहां जहां से हम लोगों से मिले थे, जो सोचा भी नहीं था कि हम इन लोगों के साथ कभी काम करेंगे या उन देशों की यात्रा करेंगे। तो फिजी का अनुभव तो विवेकानंद के साथ जुड़ करके मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय है, क्योंकि उसके माध्यम से हमको अवसर मिला, बहुत सारी चीजों को जाना, समझा। और वहां के लेखकों की जो आपने बात की है, तो कमला प्रसाद मिश्र के समकालीन और बहुत सारे लोग रहे होंगे। उनके नाम गिनाना मेरे लिए अभी संभव नहीं है, क्योंकि जोगिंदर सिंह कंवल जो हाँ है जी। बहुत बड़े लेखक रहे हैं दूसरे, जो हाँ कमला प्रसाद मिश्र के बाद के बड़े लेखकों में जाना जाएगा। और वो लगातार फिजी में ही लिखते रहे और वो गद्य भी लिखते थे। उनके कई मेरा गांव मेरा देश इस तरह के कई उपन्यास भी हैं। जी। करवट एक उपन्यास है उनका, और यादों के गुलाब, इस तरह की रचनाएं भी हैं, और वह बहुत अच्छा लिखते थे। उनकी एक कविता तो बहुत ही अच्छी है जो उन्होंने राम को लेकर के लिखी कि तुम्हारा राम तो तुलसीदास तू फिर से अपनी कलम लेकर के या नई रामायण लिख, क्योंकि तेरा राम तो 14 साल बाद वापस लौट गया था, लेकिन हम रामों का क्या होगा, हम तो कभी लौट ही नहीं सके। हम तो न घर के रहे न घाट के रहे, तो हमारी एक नई रामायण तुम लिखो। ये बड़ी अच्छी उनकी कविता है जोगिंदर सिंह कंवल की, जो मैंने अपनी हिंदी की विश्व यात्रा अगर आप पर हो तो उसमें संग्रहित भी की है। जी। तो फिजी में जो बड़े लेखक हैं उनके अंदर एक नाम है जोगिंदर सिंह कंवल का। उनकी पत्नी अमरजीत कौर भी बहुत लिखती थी, वो भी एक महत्वपूर्ण नाम है। हमारे जी। पंडित विवेकानंद शर्मा ने कई सारी किताबें लिखी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले किताब बनाई थी जब मानवता करहा उठी, और उसके अंदर फिजी के अंदर भारतीय लोगों की जो तकलीफें थी उसके बारे में वर्णन किया था। फिजी में 100 साल सनातन धर्म के उस पर पुस्तक लिखी। तो जी। इस जी। तरह जी। का जी काम वहाँ मानवता होता का। है। लेकिन जो इस समय जो बड़ा नाम है लेखन में, वो सुब्रमणी का नाम है। और उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, बड़े विजुअल्स वाले उपन्यास हैं, और उससे फिजी के जनजीवन के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो सुब्रमणी इधर के समय के सबसे बड़े लेखकों में माना जाएगा उनका नाम। बाकी के अंग्रेजी में भी लिखते रहे थे, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया में बस गए थे सत्येंद्र नंदन, वो भी भारत के पंडित विवेकानंद शर्मा के ही जमाने के कंटेम्परेरी थे। वो हंसराज कॉलेज में पढ़ते थे, हम उन्हें जानते थे। वो अंग्रेजी में लिखते रहे हैं। एक ब्रिजलाल है, वो ब्रिस्बेन में है, वो वहां पर लिख रहे हैं। तो इस तरह से चीजें लिखी तो जा रही हैं, लेकिन जो बड़े नाम फिजी के लेखकों में जाने जाएंगे, उसमें अगर मैं 3-4 नाम ऊपर रखता हूं, तो पंडित कमला प्रसाद मिश्र सबसे बड़े हैं। और उनकी कविताओं का अभी एक पूरी काफी बड़ा संग्रह, करीबन 350 पेज का साहित्य अकादमी छाप रही है, जिसका संपादन मैंने किया है। कुछ समय के बाद वो भी आ जाएगा।
दूसरा बड़ा नाम जोगिंदर सिंह कंवल का है, उनकी पत्नी अमरजीत कौर का है, अपने सुब्रमणी का है, विवेकानंद शर्मा का है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर वाल्मीकि के रूप में देखें, तो ये कुछ अच्छे बड़े कवि के रूप में फिजी के नाम हम ले सकते हैं, जाने जा सकते हैं। मैं बिल्कुल आपसे कुछ कविताएं जो विशेषतः कमला प्रसाद मिश्र जी की, विवेकानंद जी की, कंवल जी की कुछ कविताओं को कभी दूसरा पार्ट अभी 2-1 दिन में ही मैं आपसे फिर से संपर्क करके और उन पे बातचीत जरूर करना चाहूंगी, आपके मुंह से कुछ कविताएं सुनना चाहेंगे। तो साहित्य का पूरा परिदृश्य पूरा नहीं होता और ये बातचीत भी पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए आपसे जो जानकारी मिली सचमुच में अद्भुत और अनमोल जानकारी है। आपके अपने निजी अनुभव, संस्मरण जो हमारे पढ़ने वालों, सुनने वालों को, फिजी के लोगों को, फिजी के हिंदी साहित्य को समझने के लिए एक गहरी दृष्टि देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं धन्यवाद। आपका बहुत आभार मानती हूँ और जानेंगे। नहीं, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं भी आपका आभारी हूँ, क्योंकि हमारी बात कुछ और लोगों तक भी पहुंचेगी और इस तरह से हम समान धर्मी जी, लोग। कुछ परेशानी आज नेट की कुछ ज्यादा ही हो रही है, लग रहा है मुझे। बड़ा बेवफा है नेट, ये होता रहता है। ठीक है शैलजा, ओके, गुड बाय। जी।